obviously of alcohol, and let's start from reactions of alcohol. मैं आपने लेते हैं अल्कोहल की रिएक्शन, कुछ हमने एसिडिक कैरेक्टर स्टार्ट कर लिया था। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में इसकी आती हैं स्पेशल रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये काफी पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में इन जनरल बात करें हम, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में तो अल्कोहल RCHO होता है, RCH2OH होता है, तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 डिग्री अल्कोहल कैन easily oxidize into aldehyde or an acid. It all depends upon the reagent which will be used. And secondary alcohol RCHOH, as I told you, functional group of secondary alcohol is CH and OH, and it will oxidized by oxidizing agent into ketone. ये आपका जो जाएगा बेटा कीटोन तक जाएगा, आगे नहीं जाएगा रिएक्शन। एंड इफ वी हैव 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल इज द COH। ये जो होता है ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है। हाँ, कुछ केसेस में आप इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हो, आप ऑक्सीडेशन क्रॉस कर देंगे, बट कुछ केसेस में आप इसका डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन पॉसिबल हो सकता है बट ऑक्सीडाइज नहीं होगा। और जो ऑक्सीडेशन बेटा आप देख रहे हो इन सब का ऑक्सीडेशन, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन reagents. Oxidation depends upon reagent. Power of reagent depends upon power of reagent. It means जो आप और कौन से reagent, power of oxidation depends upon power of oxidizing reagent, जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज रिएजेंट जो है हमारे पास OR हैं, उनको जनरली हम 3 डिग्री में कैटेगराइज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप कर सकते हो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कुछ बोल सकते हो सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग, सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी के अंदर जनरली जो एग्जांपल देंगे हम, जो भी KMnO4 K2Cr27 लेते हो आप, चाहे एसिडिक मीडियम ले लो चाहे बेसिक मीडियम ले लो, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसिडर होते हैं। जॉन्स रिएजेंट ले सकते हो आप, उसको भी एसिडिक मीडियम में लिया जाता है, इसलिए आप वो भी स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं, जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट में क्या यूज करते हो आप, CrO3 प्लस, वैसे एक्वस एसीटोन भी होता है, एक्वस एसीटोन, लेकिन मीडियम जो लिया जाता है वो H2SO4 है, तो एसिडिक मीडियम में हो गया, तो एसिडिक मीडियम में ये CrO3 K2Cr27 की तरह वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। माइल्ड में जो हम यूज करेंगे वो PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट, कॉलिन्स रिएजेंट। तो बेटा ये अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन रहता है इनके अंदर, तो इनको बड़ा अच्छे तरीके से हम ट्राई करेंगे करने का। कॉलिन्स रिएजेंट ये हम माइल्ड वाले में यूज करेंगे। एंड सिलेक्टिव में स्पेशली आप यू कैन सी द वर्किंग ऑफ MnO2, परायोडिक एसिड, HiO4, परायोडिक एसिड आप यूज कर सकते हैं, MnO2 यूज कर सकते हैं। एक हम स्पेसर बेयर विल्गर ओपन ईयर ऑक्सीडेशन करेंगे हम, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन, या एक स्पेशली आप यूज कर सकते हो सल्फो ऑक्साइड के साथ, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड DMSO, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में करते हो आप, और कुछ आप थायनिल क्लोराइड वगैरह भी यूज कर सकते हो उसके साथ। तो ये स्पेशल कुछ रिएजेंट यूज कर सकते हो। तो 1 बाय 1 सभी के प्रोडक्ट, और हम ट्राई करते हैं कि साथ के साथ हमें याद भी हो जाए किस केस में क्या करना है। देन
वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके पास बेटा जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, केस फर्स्ट ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होगा तो जब भी आप करोगे ये क्लियर ही रहेगा कि जो आपका अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल है, RCH2OH, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीडियम कैसा भी ले लो आप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये मीडियम में होगा कि एसिड बनेगा या साल्ट बनेगा, साल्ट भी बन सकता है, RCOH बन सकता है या RCO नेगेटिव बन सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल इन द केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, एंड इफ यू सी इन द केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, देन आप if you are going to use the strong oxidizing agent, then secondary always converted into ketone। सेकेंडरी बेटा आपका कीटोन में जाएगा और 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं देना है इसमें। इसमें कैसे रिएक्शंस आप देंगे, जैसे आपके पास सपोज CH3OH है, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल में अब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे KMnO4 ले लो, कैसा ही मीडियम ले लो, KMnO4। अगर KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया आपने और आपने H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम ले लिया, देन ये आपका हो जाएगा CH3C, उतने ही कार्बन का एसिड बन जाएगा। बट अगर आपने KMnO4 बेसिक मीडियम में ले लिया, KMnO4 बेसिक मीडियम में, देन आपका CH3 एसिड तो बनेगा, लेकिन एसिड का NaOH KOH जो भी लोगे आप, सपोज NaOH मीडियम में ले लिया तो Na बन गया, और बाद में फिर आप हाइड्रोलिसिस करके इसको साल्ट को फिर एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिमिलर केस आप K2Cr27 में भी कर सकते हो, KMnO4 K2Cr27, तो जो भी आपके और जोन्स रिएजेंट जो भी स्ट्रॉन्ग एजेंट होगा उसके अंदर आप ये रिएक्शन कर सकते हो इसके अंदर। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, in presence of any oxidizing agent, ये प्रेजेंस ले लिया आपने, सपोज ये ले लिया आपने CHOH, और यहां ले लेते हैं हम सपोज CH2OH, ये ले लेते हैं हम, और यहां सपोज ले लेते हैं CH। तो अब देखो ये जो हमारे पास है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है। और मैं आपसे बोल दूं कि आप पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो K2Cr27, पोटेशियम डाइक्रोमेट सपोज एसिडिक मीडियम में ले लिया आपने, तो 1 डिग्री जो होगा उसको आपने एसिड में कन्वर्ट कर देना है, 1 डिग्री होगा, इट विल गो इन acidic group, oxidize in acidic group. This one is the secondary CHOH, secondary will go in ketone, and 3 डिग्री जो होगा ये नॉट अफेक्टेड, 3 डिग्री होगा तो ये अफेक्टेड नहीं होगा, नॉट अफेक्टेड। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो यहां से आप देखोगे 3 डिग्री जैसा है वैसा रह जाएगा। हाँ, डिहाइड्रेशन पर एक केस हो सकता है कि आपका इसमें डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये H और OH निकल जाएगा, अगर हीटिंग दे दिया साथ में तो वो भी बता देता हूँ मैं अभी। तो यहाँ तक पहुंच जाओगे आप, देन ये तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा जो है CO के अंदर। दिख रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है, Yes, स्क्रीन sir. शेयर, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, Yes, sir. स्टिल विजिबल, ओके। तो ये आपका जो ग्रुप होगा यहाँ पर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कीटोन, तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कीटोन के अंदर जब कन्वर्ट होगा आपका,
हाँ, ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा, देन आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में सी डबल बॉन्ड हो। अगर आपको फर्दर हीटिंग का सिंबल दे देता है वो, हीटिंग में क्या होता है कि एलिमिनेशन होता है, तो एलिमिनेशन और हीटिंग में दोनों चीज हो सकती है बेटा, CO2 भी रिलीज हो सकता है, ये भी हो जाएगा, और इसका OH और इसका H। अब H में देखो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, H ये भी रिलीज हो सकता था और H ये भी रिलीज हो सकता था, तो प्रेफर किसको करेंगे आप? OH तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, बट H कहाँ से प्रेफर करेंगे? जहां से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही हो, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं बनाना, यहाँ वाला ऑप्शन मत देना आप। तो H आप यहाँ से लोगे, OH यहाँ से लोगे, तो प्रोडक्ट आपका ये वाला बन जाएगा। तो दीज आर द निजल एंड क्यूबल थिंग्स, छोटी बड़ी चीजें हैं, उनको भी ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और COH हो गया तो यहाँ H रहेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंच जाएगा आपका। तो बट ऑक्सीडेशन जो हुआ है, इन दो का ऑक्सीडेशन यहाँ तक हुआ है, आगे हीटिंग, ड्यू टू द हीटिंग आगे आप डी कार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन और पॉसिबल हो गया है, जैसा आई टोल्ड यू इन द केस ऑफ हीटिंग ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक स्पेशल पॉइंट क्या आता है बेटा, कि ये जो अल्कोहलों का टेस्ट है, जैसे आपने देखा होगा कोई ड्रिंक करके ड्राइव करता है तो पुलिस उसको चेक करती है, तो जो चेक करती है उसका जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट भी ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला होता है। उसका रीजन क्या होता है? तो उसका रीजन देखो, अब हम देखेंगे उसके अंदर, नोट टेस्ट ऑफ alcohol is done by K2Cr27 in acidic medium by color change, by color change। ये जो कलर जो चेंज होता है, एक्चुअली उनके पास मशीन होती है जो मुंह पर लगाते हैं, वो ब्रीदिंग के साथ जो आती है, उस मशीन के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। और पोटेशियम, अगर किसी ने अल्कोहल जो है यूज कर रखी है, तो उसकी वेपर्स ब्रीथ के साथ साथ में आएंगी और पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कर देंगी, और पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस कर देंगी, और रिड्यूस जो कर देंगी ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ऑरेंज होता है। और अगर ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ग्रीन का मतलब इसमें क्रोमियम जो होता है रिडोक्स रिएक्शन हो जाती है, +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो अल्कोहलों की टेस्टिंग है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 के थ्रू की जाती है। रिएक्शंस कैसे होगा, पूरा रिएक्शंस अगर आप देना चाहें, यू कैन गिव इन सच ए वे, सपोज दिस वन इज द ethyl alcohol, CH3 CH2 OH reaction with K2Cr27 in acidic medium, H2SO4। तो सीधा फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाओगे। एथाइल अल्कोहल जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा एसिड, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होगा वो चेंज हो जाएगा क्रोमियम +3 वाले के अंदर, जैसे क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 थ्राइस क्रोमियम सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो बनना है K2SO4 वगैरह वो बन जाएंगे। बट यू कैन सी जो आपका ये वाला इसके अंदर जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो एसिड है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और K2Cr27 को देखोगे आप, ये K2Cr27 जो आपका जा रहा है, ये जा रहा है इधर, K2Cr27 +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसका हो गया रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इथाइल अल्कोहल एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड K2Cr27 एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यू कैन आल्सो शेयर द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। mechanism is very tough of this reaction, but you can see to solve the very difficult problem if comes on based of that topic। तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, let we see, सपोज आपको मैकेनिज्म देना है, उससे बहुत सारी जो डीप प्रॉब्लम है स्पेशली इन एम्स वगैरह में, तो वो आप सोल्व कर सकते हो। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये आपका K2Cr2O7 होता है बेटा, तो K2Cr27 ये H2SO4 इनऑर्गेनिक की रिएक्शन स्टार्ट होती है,
and it is very interesting to see all type of chemistry is only one reaction. अभी आप जो you were talking about the redox reaction. Redox reaction is the part of physical chemistry, and we are doing the organic chemistry. Now we are working on inorganic chemistry. पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद H2SO4. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 से रिएक्शन करता है, तो उसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, H2SCr27, H2Cr27 प्लस K2SO4, H2Cr27 प्लस K2, तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, एंड नाउ H2Cr2O7, ये आपका फर्दर जाएगा, तो ये बना देगा H2CrO4। जैसे ओलियम ब्रेक करते थे, मैंने आपको इनऑर्गेनिक में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा मेरे से, ओलियम वगैरह करवाया था, तो वो H2H2O7 होता है, ये H2Cr27 है, तो H2CrO4 अलग हो गया और CrO3 अलग हो गया। वहां SO3 अलग होती थी, यहाँ CR होते, तो बिकॉज केमिस्ट्री द जनरल कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप आर सेम। क्रोमियम जो है वो 16th ग्रुप का है, क्रोमियम जो है 6th ग्रुप का है, और सल्फर जो होता था 16 ग्रुप का है। तो मैंने आपको बताया होगा जब पढ़ाया होगा इनऑर्गेनिक, तो जो सेम ग्रुप के होते हैं उनकी रिएक्शन स्ट्रक्चर भी सेम होती है। तो वहां SO3 बनता था, यहाँ पर CrO3 है। ये 16th ग्रुप 6 ग्रुप का है, सल्फर 16 का है, 6, इसलिए हम दोनों को 6th A और 6th B ग्रुप बोलते हैं। तो रिएक्शन तो सेम रहेंगी। और वहां पर क्या बनता था, H2SO4, ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड बनता था, H2SO4, यहाँ बन गया H2CrO4। वहां SO3 बनता था, और ओलियम का फार्मूला ध्यान दो क्या था, H2H2O7, यहाँ पर H2Cr27 है। तो सिमिलर चीज को रटने की चीज नहीं है, कई जगह कॉन्सेप्ट भी है, इनऑर्गेनिक में भी कॉन्सेप्ट है, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बताता रहता हूँ कई बार। तो H2CrO4 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इधर भी +6, अभी भी +6, अभी तक ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया। अब क्या होगा आपका, एक तो आप ये बना के रख दिया आपने H2CrO4, और एक आपके पास आ गया CrO3। तो CrO3 अब फर्दर आपका रिएक्ट करने जाएगा अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल जो है आपका CH3, देखो CH, इसको ऐसे कर देते हैं CHH, एक्चुअली कार्बन का H और O का H रख लो आप, ऐसे HOH। और इधर जो CrO3 होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी बताने जा रहा हूं, CrO3। अब अल्कोहल से वर्किंग करने CrO3 आ रहा है, देखो अब CrO3 आ रहा है, तो इसका क्या है कि जैसे सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो क्रोमियम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, और यहाँ पर लोन पेयर रखा हुआ है ऑक्सीजन का, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और अपना H पॉजिटिव जो ये होगा, ये इस H के पास चला जाएगा। तो ये जो बनना होता है, एक तरह से ये अल्कोहल है और ये एसिड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एसिड और अल्कोहल को करा के आप क्या बनाते हो बेटा, एस्टर बनाते हो आप। तो यहाँ भी एस्टर बनेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक एस्टर बनेगा, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक पार्ट है। तो क्या चीज बन गई हमारे पास, CH3 CH, ये H रह गया आपका, और ये आपने एस्टर बना लिया क्रोमियम के साथ, CrO, और ये OH। ये जो है वो क्रोमिक एस्टर है। ये जो बेटा क्रोमिक एस्टर बनता है, इस क्रोमिक एस्टर का डिकम्पोजिशन ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसमें। तो ये हमारा जो क्रोमिक एस्टर है, द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिक एस्टर के बाद इसका जो होगा, जो आप इसको ब्रेक करोगे, डिकम्पोजिशन करोगे, तो डिकम्पोजिशन होगा, इसका ब्रेक होगा ये। तो डिकम्पोजिशन जो एस्टर का होगा, वही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इस डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि ये वाला जो H है, ये ब्रेक होके H पॉजिटिव है, वैसे ऐसे क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर जाने लगेगा, तो H इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड इधर जाने लगेगा। ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी एक, तो वो नहीं बना रहा मैं, और ज्यादा मतलब हो जाएगा, तो बट इतना बता रहा हूं मैं आपको कि इस H को आपने ट्रांसफर कर देना है O पर। तो ये हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो इस H का जो OH ग्रुप के पास वाला कार्बन था, जो 1 डिग्री कार्बन था, इस H का मूवमेंट ही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। इस H का, कार्बन के साथ वाले H का मूवमेंट, ये आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। O के साथ वाले H का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन C के साथ वाला H जब ब्रेक होता है, ये वाला ब्रेक होता है, दैट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इसमें आप बना लेते हो CH3 CH और डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड बन जाएगा, प्लस आपका ये जो बन गया है CrOH, ये भी OH, और
ये भी ये O आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -1 -1 -2, तो ये आ जाएगी +4, क्रोमियम पहुंच गया +4 के अंदर। तो दिस इज द, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, नॉट ब्रेकिंग ऑफ कार्बिनोल CH bond is rate determining step, is rate determining step. We would see some example after the completion of the mechanism of reaction. I will give you some example, some questions on this base. अभी बात करेंगे आगे let we see, आगे चलते हैं, अभी कंप्लीट करते हैं इसको। तो इस टाइप से हमारे पास ये बन गया बेटा, एल्डिहाइड बन गया। अब जब ये अल्कोहल से एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन बन गया, बट एल्डिहाइड जो है और इजीली आगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे आपके एसिड के अंदर, तो उसमें क्या रिएक्शन होगा, अब ये CrOH मतलब H2CrO3 ये रहा, और ये आपका था H2CrO4, ये फर्दर रिएक्ट करेंगे। जो पीछे रह गया था H2CrO4 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +6 वाला, अब जो आपका इधर बना है ये बना है H2CrO3, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये जो मिल करके फिर बनाएंगे, ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं H2 जो है, टोटल एक H2 निकाल दो, H2Cr या H ऐसे बना दो, HCrO3 के 2 पार्टिकल बना दो। HCrO3 के 2 पार्टिकल हैं, तो हाइड्रोजन का एक निकल जाएगा, ऑक्सीजन देखो 3 to 6 और 1 7, 3 to 6, तो देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बन गया आपका ये वाली स्पीसीज। अब ये HCrO3 जो है, ये फर्दर CH3 CH और वाटर दोनों है, ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट करते हैं, जो अभी आपका इनकी वर्किंग इसके साथ जाती है। फिर ये कैसे जाएगी अभी देखते हैं। तो अब CH3 COH है, तो आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन की होंगी, एल्डिहाइड कीटोन में, तो एल्डिहाइड तो वाटर के साथ बनाता है ना रिएक्शन, तो CH3O का रिएक्शन पहले वाटर के साथ हो जाएगा, जो आपका वाटर इसमें बना है, HOH तो जेम डाइऑल बन जाएंगे सारा, जो है यू विल मूव इन द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ये बन गए, ये देखो जेम डाइऑल बन गए। अब जब जेम डाइऑल तो अनस्टेबल होते हैं, तो आगे फिर क्रोमिक एसिड इनके साथ रिएक्शन कर जाएगा, आगे फर्दर फिर रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या रिएक्शन होगा फिर देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास फिर उसी तरह CH3 और एक C का OH रहने दो आप, एक C का OH रिएक्शन में ले आओ पहले की तरह, और C का H रिएक्शन में ले आओ, वापस वही होगा ना, C के H वाला वही H ट्रांसफर होगा। अब ये HCrO3 के साथ रिएक्शन होगा, तो ये Cr हमने बनाया था, हमने H, ये HCrO3 है, तो इसमें एक तो OH है और 2 डबल बॉन्ड हुए हैं, ये जो +5 वाला है। तो फर्दर क्या होगा बेटा, पहले जैसी रिएक्शन होगी, एक तो H यहां से ये इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वाला H जो अभी ऊपर किया जैसे इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां वाला हमारे पास ये H गया, ये H गया, तो यहां हमारा CH3 COH ये रहेगा, और डबल बॉन्ड O बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और ये आपका जो हो गया H3CrO3 बन गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया। यही तो हमने पढ़ा था कि ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, एसिड के अंदर एल्डिहाइड, और ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज इनटू एसिड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्रोमियम जो खुद था वो +6 से +3 में चला जाता है, जैसे ही क्रोमियम +3 में जाता है तो इसका ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर का है। और स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था इसको, इन द स्टार्टिंग K2Cr27 स्टार्ट किया था आपने, H2K2Cr27, ये किस कलर का होता है आपका, ये ऑरेंज रेड कलर होता है, ऑरेंज रेड कलर का। डी ब्लॉक में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, सर ने पढ़ाई होगी, जिन जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा या सर से, तो ऑरेंज रेड कलर डी ब्लॉक में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर +6 से +3 में कन्वर्ट होने के रीजन से, ड्यू टू दिस रीजन पोटेशियम डाइक्रोमेट शो द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज रेड कलर इनटू द, जो अभी आपने देखा Cr+3 ग्रीन कलर। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू distinguish the 1 degree alcohol, distinguish the 1 degree alcohol। 1 डिग्री 2 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री कीटोन में रिएक्शन रोक देगा, 1 डिग्री 2 मतलब अल्कोहल को। इट इज द टेस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ अल्कोहल। अगर
एसीटोनों को अल्कोहलों को अलग करना है तो आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का टेस्ट यूज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट बेटा जो मैंने अभी बताया था कि इसमें जो मेन रेट डिटरमिनिंग स्टेप है जो केमिकल काइनेटिक्स है उसकी, केमिकल काइनेटिक्स में जो जिस कार्बन पर OH अटैच होता है दैट कार्बन विच इज बियरिंग OH ग्रुप also attached with hydrogen, and this transfer of this hydrogen is the rate determining step। तो आपसे पूछा जाए कि रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देन you need to check the rate determining step, या you need to know about the chemical kinetics of this reaction। तो chemical kinetics of this reaction करेंगे हम। तो कैसे केमिकल काइनेटिक्स वाला एग्जांपल दोगे आप? रिएक्शन का केमिकल काइनेटिक्स देंगे आप? हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे, बोलो। प्रेजेंटेशन स्क्रीन चली गई हैं? प्रेजेंटेशन वाली जो स्क्रीन है ना सर आपकी कंप्यूटर वाली, हाँ हाँ वो चली गई है सर। सर एक बार आप रीचेक कीजिए। ना मैं कर रहा हूँ। ये सर अब आ गई है, अब ठीक है सर। आ गई ना? यस सर। अब आ गया ना बेटा? तो केमिकल काइनेटिक्स इस रिएक्शन की क्या है, इसमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड। जिस कार्बन पर दैट कार्बन विच बियरिंग द फंक्शनल ग्रुप OH, उसके साथ जो H अटैच होता है उसका ब्रेकिंग जो होता है वो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो एग्जाम में अगर मैं आपको ये दे देता हूँ बेटा, देखो मैं कहता हूं कि ये अल्कोहल है CH3 CH2OH, एक मैंने दे दिया अल्कोहल आपको CH3 CH2OD, एक मैंने एग्जांपल दे दिया आपको CH3 CD2OH। इसका रेट सपोज है R1 ऑक्सीडाइज होने का, इसका रेट है R2, इसका रेट है R3। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा सपोज हमें निकालना हो, भाई कौन सा इजिली ऑक्सीडाइज होगा, इंक्रीजिंग रेट। तो हमारा मेन स्टेप बेटा क्या है, हमारा मेन स्टेप है जो OH के साथ वाला कार्बन है उसका H ब्रेक होना। तो यहाँ ये H ब्रेक होगा, यहां भी यही H ब्रेक होगा, इधर से तो मैं लेना देना ही नहीं OD वाले से। तो इन दोनों का रेट तो हो गया इक्वल, लेकिन यहां जो होगा ये D होगा, तो D हैवी होता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये धीरे ब्रेक होगा। इसका मतलब रेट R3 कम हो जाएगा, लेकिन R1 और R2 आपके इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बेटा? कोई डाउट किसी को? हैव यू एनी डाउट? गिव योर रिस्पॉन्स इमीडिएट। सुन रहे हो मुझे बेटा? यस सर। आवाज आ रही है? सुन रहे हो ना सभी? हाँ, तो Yes, इसमें sir. देखो, तो अगर आपसे कई बार अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का रेट पूछ लेता है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का रेट आप जिस कार्बन पर OH है उस के H के हिसाब से देखोगे। तो H या D होगा, तो D होगा तो वो क्योंकि आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा इसमें, D हैवी है तो स्लो हो जाएगी रिएक्शन, इसको आइसोटोपिक इफेक्ट वो भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इसमें आएगा नहीं आएगा, हम बोलेंगे आएगा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, तो इसके अंदर आएगा।
और रेट, बट इन दोनों में रेट सेम रहेगा, बट क्योंकि बिकॉज इसमें तो कार्बन में दोनों साइड H ही है, तो रेट हमारा इक्वल रहेगा. तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल स्पेशली बाय द पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 गिव्स द सेम रिजल्ट बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सिमिलरली जो आपका जोन्स रिएजेंट है वो भी सेम रिएक्शन देता है आपसे. फिर हमारे पास आते हैं दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो माइल्ड वाले. सपोज हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लेते हैं, तो मैंने कुछ नाम दिए हैं आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे दिया है PCC, बहुत यूज होता है बेटा, एग्जाम में देते भी हैं काफी बार. पीसीसी जो है उसका, अगर हमें पावर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कम करना है तो हम पीसीसी यूज होते हैं करते हैं. पीसीसी है क्या, देखो पायरिडीन, क्लोरोक्रोमेट. एक्चुअल में इसमें क्या होता है, पायरिडीन लिया होता है, पायरिडीन ये होता है ना पिरिडीन जिसको बोलते हो. पिरिडीन के साथ क्लोरो मतलब HCl लिया होता है, क्रोमेट मतलब CrO3 लिया होता है, और एक सॉल्वेंट होता है CH2Cl2, ये सब लिया जा होता है. तो इसको है तो क्रोमियम का ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही है. तो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और मीडियम जो है वो एसिडिक है, HCl लिया है. तो थोड़ा सा वर्क हल्का इसलिए हो गया है कि एसिड के साथ पायरिडीन ले लिया है तो बेस भी है, लेकिन बेस जो है वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग का रहेगा. इस अब ये माइल्ड क्यों हुआ, बिकॉज अगर हम जोन रिएजेंट की बात करें, जैसे पीछे पढ़ा है मैंने आपको, जोन रिएजेंट वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जोन रिएजेंट पे क्या है, CrO3 है प्लस H2SO4 है, एक्वस एसीटोन भी है, वो तो सॉल्वेंट हो गया. तो एसीटोन अगर यहां आ गया, बट है तो Cr+6 में है, लेकिन H2SO4 के साथ है, बेस तो नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी होगी, उसको थोड़ा वीक करना है. तो पायरिडीनियम क्लोरो, PDC. PDC को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पायरिडीनियम, जैसे इसको पायरिडीनियम बोलोगे आप, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट. इसमें पायरिडीनियम जैसे C5H5 होता है N, तो पायरिडीनियम डाइक्रोमेट Cr2O7 होता है, Cr2, तो पायरिडीनियम डाइक्रोमेट कर देते हैं इसको. तो पायरिडीनियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हो, PCC, PDC. फिर मैंने आपको बोला था कि एक क्या यूज कर सकते हो आप, कोलिन रिएजेंट भी यूज कर सकते हो. अब देखो पायरिडीन डाइक्रोमेट के अंदर मैंने सिर्फ मीडियम जो है एसिडिक नहीं लिया, बट अगर मैं यहां पर ले लूं कोलिन रिएजेंट, इफ यू टॉक अबाउट द कोलिन रिएजेंट, तो कोलिन रिएजेंट बिल्कुल आपका जो है PCC जैसा ही है, बस फर्क क्या है इसके अंदर कि आप इसमें HCl मत लेना, एसिडिक मीडियम मत लेना, पायरिडीन ले लेना. देन आप पायरिडीन ले लोगे, पायरिडीन का 2 मोल ले लो, ज्यादा ले लो बेस का, एसिड लो ही मत, CrO3 CH2Cl2. तो ये तीनों कैटेगरी जो होती हैं, PCC, PDC, कोलिन रिएजेंट, ये तीनों कैटेगरी जो है वो माइल्ड है. और इधर से इधर आते जाओगे तो इफेक्ट जो होगा माइल्ड आता जाएगा. जैसे फर्स्ट वाला मैंने ये रिएजेंट लिया, सेकंड ये रिएजेंट लिया, थर्ड ये लिया, फोर्थ ये लिया, यू कैन सी ए ड्रेस्टिक चेंजेस या ए ग्रेजुअल चेंजेस इन दिस रिएजेंट. ये एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम, ये स्लाइटली एसिडिक बेसिक है ही नहीं, और ये बेसिक मीडियम. तो ऊपर से नीचे जा रहे हो तो एसिडिक मीडियम डिक्रीज हो रहा है और बेसिक इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इनका वर्किंग भी जो है थोड़ा थोड़ा जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता जाएगा. बट एनीवे जब भी आप इनमें से कोई भी यूज करोगे तो रिएक्शन जो रिएजेंट सेम है. इसमें ये स्पेशली किसके लिए यूज किया जाएगा, PCC, PDC या कोलिन रिएजेंट, ये स्पेशली जो होगा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड. अगर आपको एल्डिहाइड तक रिएक्शन रोकना है तो बेटा आपने ये वाला यूज करना है PCC, ये आगे एसिड तक नहीं ले जाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को आपका एल्डिहाइड तक ले जाएगा और 2 डिग्री कीटोन तक ही जाएगा, एंड 2 डिग्री इंटू कीटोन, 2 डिग्री होगा तो बेटा कीटोन के अंदर जाएगा, एंड नॉट अफेक्ट, किस किस को अफेक्ट नहीं करेगा, 3 डिग्री को नहीं करेगा,
3 डिग्री आपको अफेक्ट नहीं होगा। और जनरली कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन जो होते हैं वो भी आपका अनसेचुरेशन जो होती है वो भी अफेक्ट नहीं होगा। तो 3 डिग्री और कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन को विदाउट अफेक्ट करके सिर्फ अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना हो, देन यू कैन यूज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बेटा? तो ये आपकी जो होती है ये वर्किंग रहती है आपकी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग की बजाय अगर हम माइल्ड ले जाएं देन हमारा क्या चीज बनेगा इसके अंदर। जैसे आपका ये देखो, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया ये एग्जांपल ले लिया, यहाँ पीसीसी दे दिया। पीसीसी दे दिया तो ये देखो ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है और ये CH2H के साथ है तो 1 डिग्री है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर आप 3 डिग्री बना देते हो, सपोज ये 3 डिग्री भी दे दिया तो ये क्या करेगा? 3 डिग्री को अफेक्ट नहीं करेगा। एक सपोज डबल बॉन्ड भी दे दिया तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज जो करोगे आप वो आपका 2 डिग्री कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड को ये अफेक्ट नहीं करेगा और 3 डिग्री को अफेक्ट नहीं करेगा। तो आपका इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पीसीसी जो है अगर आपको कंप्लीटली 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, एल्डिहाइड तक रोकना है, दे कैन यूज द पीसीसी। तो पीसीसी कहीं भी लिखा आ जाए तो उसको आपने ऐसे सोल्व करना है। क्लियर बेटा? वर्किंग क्लियर है इसकी? तो और जो आप और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो माइल्ड में, माइल्ड के अंदर आप एक ये भी यूज करते हो नॉट, Cu कॉपर के साथ हीटिंग कैन आल्सो यूज्ड एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्या होता है? और टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेट 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। इसमें हाई टेम्परेचर पर कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं। इस रिएक्शन में जो पास करते हैं द वेपर ऑफ एल्कोहल is passed through copper tube at high temperature। तो ये भी क्या करता है? ये भी ऑक्सीडेशन का काम करता है। तो इस केस में भी क्या होता है? इसमें इस टाइप से होता है। इस केस में RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल होता है। 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर में 300 डिग्री सेल्सियस में जब पास करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये H और ये H हीट करने पर दोनों ब्रेक होते हैं। CH बॉन्ड भी ब्रेक होता है, OH बॉन्ड भी ब्रेक होता है और सीधा ये CHO माइल्ड है ना, CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और H2 रिलीज हो जाता है। इसी टाइप से अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो R2 उसके पास भी एक H तो है ही, R2CH उसको भी पास करते हो कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस में तो वो भी ऐसे ही करेगा। तो R2 मतलब R2 ये हो जाएगा, CO कीटोन बन जाएंगे। तो इस ये भी माइल्ड है तो एल्डिहाइड कीटोन तक रिएक्शन में रोकेगा। इन रिएक्शन में क्या हुआ दोनों के अंदर? स्पेशली देखें देखो एलिमिनेशन हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में निकल क्या रहा है? देखो हाइड्रोजन निकल रही है दोनों केसेस में। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डी हाइड्रोजिनेशन। डी हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। थर्ड क्या हो रहा है? ये आपका अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है या कीटोन है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आपका? कैसा प्रोसेस है ये? ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म क्या है? एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन है। बट इसी केस में अगर 3 डिग्री ले लें हम, भाई ऊपर वाले तो जो रिएजेंट लिए थे वो 3 डिग्री से वर्क ही नहीं करते थे, बट इस केस में अगर आप 3 डिग्री ले लोगे, 3 डिग्री में स्पेशली ये ले लेता हूं मैं, 3 डिग्री एल्कोहल लोगे तो O के साथ H है तो 3 डिग्री में यहां से OH निकाल देगा बिकॉज हीटिंग हो रही है काफी, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इधर का H निकल जाएगा।
तो ये जब मैं कॉपर या 300 डिग्री सेल्सियस में यूज करूंगा, देन मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन जाएगा बेटा। इसमें एल्कीन बन जाएगा, इधर से H और OH बाहर निकल जाएंगे। तो अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो सोचने वाला पॉइंट है कि इस केस के अंदर जो आपका हुआ है, एलिमिनेशन हुआ है, OH निकला, H निकला है, तो एलिमिनेशन इसमें भी हुआ था, ये एलिमिनेशन हुआ, इसमें हमने एलिमिनेशन किया है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो ये एलिमिनेशन में एक जगह से H निकला है, एक से OH, तो डीहाइड्रोजनेशन नहीं हुआ है, डीहाइड्रेशन हुआ है। डीहाइड्रेशन मतलब वाटर रिलीज हुआ है, डी मतलब निकलना, डीहाइड्रेशन हुआ है। और थर्ड चीज देखोगे, H पॉजिटिव निकला है तो OH नेगेटिव भी निकला है, तो ऑक्सीडेशन भी हुआ नहीं हुआ, रिडक्शन भी नहीं हुआ। तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ, ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है एल्कीन बनने का है। तो नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, क्योंकि आपको देखो इलेक्ट्रॉनों का तो चेंज आया ही नहीं ना, जितना चार्ज पॉजिटिव बाहर निकला उतना ही चार्ज नेगेटिव बाहर निकला। तो इलेक्ट्रॉनों की जब तक एक्सचेंजिंग नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप बोल ही नहीं सकते, यू कांट से विदाउट exchanging of electron. If electron are releasing in this in any reaction, that is known as the oxidation, and if electron are gaining in reaction, then it is known as reduction. तो इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो है नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन। तो आप इस रिएक्शन को तीनों को डिस्टिंग्विश करने में भी यूज कर सकते हो। ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन कौन सी, ये वाली कॉपर के साथ वाली, दिस रिएक्शन एक तरह से ऑक्सीडेशन है, ये दोनों, ये मतलब एलिमिनेशन तो दोनों ही है, ये ऑक्सीडेशन है लेकिन ये ऑक्सीडेशन, दिस रिएक्शन इज यूज टू, अगर एल्कोहल है और उसमें पता करना हो कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो प्रोडक्ट डिसाइड कर देगा कि कैसा है। दिस रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। एक और भी यूज करेंगे, अब अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, एक और रिएक्शन बताऊंगा आज की क्लास में मैं आपको, कि एक जो होता है ल्यूकास रिएजेंट भी होता है, ल्यूकास रिएजेंट से भी डिस्टिंग्विश करते हो, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप। तो ये हमारा वर्किंग हो गया कुछ जो हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड के बाद मैंने आपको बेटा कुछ सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए हैं। जो केस हमारा थर्ड आ जाएगा फिर, वो आ जाएगा सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक होता है MnO2। MnO2 क्या करता है, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक जो OH ग्रुप है is oxidized into CHO ग्रुप, CO ग्रुप। ये स्पेशली एलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है CO ग्रुप के अंदर, जैसे CH2 CH OH, डबल बॉन्ड के पास वाला, ये क्या ग्रुप हो गया, एलाइलिक बनाना तो विनाइलिक हुआ, ये CH2, नो इसको गलत लिख दिया हमने, जैसे हम ये करते जो डबल बॉन्ड के पास वाला होता है, जैसे ये है CH2OH, सी, ये वाला, ये ग्रुप देखो CH2OH ग्रुप, बेंजीन के पास में CH2OH होता है तो बेंजाइलिक होता है। अगर इस बेंजाइलिक ग्रुप को फर्दर ऑक्सीडाइज करना है तो सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो, MnO2, ये बेटर रहेगा और ये आपका कन्वर्ट कर देगा इसको CHO में, एलाइलिक या बेंजाइलिक, या एलाइलिक, एलाइलिक जैसे अभी लिखा था मैंने, CH2 CH के पास वाला CH2OH ग्रुप, ये देखो पूरा एलाइल ग्रुप है, एलाइल में CH2OH एलाइलिक फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो CH डबल बॉन्ड CH CHO कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है MnO2। एक पहले मैंने सिलेनियम ऑक्साइड बताया था एल्डिहाइड कीटोन के लिए, डिफरेंस ध्यान रखना। MnO2 अल्कोहल वाले केस में यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक या बेंजाइलिक CH को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू आपका जो है CO में, CO ग्रुप के अंदर। सिलेक्टिव में एक पहले बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं मैं, थोड़ा आपको याद हो जाए। मैंने पर आयोडिक एसिड बताया था आपको, पर आयोडिक एसिड, माला पेराडे बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन, माला पेराडे ऑक्सीडेशन।
तो ये कब करता है, ये भी सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ कब करता है जब COHOH विस डाइओल होते हैं, ये अल्कोहलिक ग्रुप COHO, तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करता था और इनको आगे ऑक्सीडाइज करता था। जैसा पिछली क्लास में देखा था, किस किस में बताया था मैंने, दोनों C पर OH ग्रुप हो, या डायरेक्ट कंटिन्यूस C पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन जो भी है, या C पर एक पर OH हो और एक पर आपका दूसरा CO ग्रुप हो, बैलेंसी पूरी करते जाना, ये हो, या एक पर OH ना हो करके ये वो बना ले इस टाइप से OH, तब भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहां ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं और उससे आगे ऑक्सीडेशन होता है। तो उसमें क्या बताया था मैंने, अगर CH2OH 1 डिग्री वाले होंगे तो ये बन जाएगा आपका, 1 डिग्री वाले होंगे तो क्या बताया था, एल्डिहाइड बन जाएंगे, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएंगे। और अगर यहां पर 2 डिग्री वाला हुआ CHOH तो आपका एसिड बन जाएगा। और अगर आपका CO हुआ तो ये बॉन्ड टूटेगा यहां से, तो CO2 में जाएगा। और क्या ले सकते हो आप, हाँ अगर ऑलरेडी CHO है, एल्डिहाइड है, तो ये टूटेगा तो ये भी एसिड में जाएगा। तो 2 डिग्री और एल्डिहाइड कीटोन, 2 डिग्री और कार्बोनिल है तो वो एसिड बनाएंगे, लेकिन 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और CO है तो CO2 बनेगा। लेकिन लगातार होने चाहिए, तो ये पहले मैंने काफी डिटेल पढ़ा है आपको ऑक्सीडेशन में, तो वो भी एक अल्कोहलों के लिए ही है, पर आयोडिक एसिड अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करने में यू कैन यूज। नेक्स्ट आपको जो मैंने इसमें एक नाम और अभी स्टार्टिंग में बताया, मैंने आपको एक नाम बताया था बेटा, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन ये जो होता है वो एल्कोहलों का, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल, स्पेशली 2 डिग्री एल्कोहल बाय एसीटोन। 2 डिग्री एल्कोहल का करना है एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ, तो नेम रिएक्शन है याद रखना है बस, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो 2 डिग्री एल्कोहल, तो 2 डिग्री एल्कोहल जैसे ऐसे होगा RCHOHR, 2 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन आप करोगे एसीटोन से, CH3CO CH3, और एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो आइसोप्रोपोक्साइड क्या होता है, CH3CH3CHO, एल्यूमिनियम के साथ लेना है आपने, ये रिएजेंट लेना है। तब आप क्या करोगे कि इसके दोनों H निकल जाएंगे और इन दोनों को मिल जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आगे बनाओगे, तो ये कीटोन बन गया, उसी एल्कोहल का कीटोन बन गया। तो सेकेंडरी एल्कोहलों से कीटोन बनाने का स्पेशल रिएक्शन है, और इधर जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा CH3CHO 2 डिग्री, ये वाला बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है, ये नाम से अलग अलग है। अगर आप इस तरफ चलाते हो इसको तो ये होता है ऑक्सीडेशन, तो इसको ओपन एयर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इसको वापस ले जाओ, ये रिएक्शन वापस भी तो करते हो आप, इसी रिएक्शन में सब कुछ यही, इन दोनों को वापस अगर इस तरफ ले जाते हो तो इसको मैंने पहले आपको बताया बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, BVG रिडक्शन, बेयर विल्गर ओपन एयर ऑक्सीडेशन, बेयर विल्गर रिडक्शन। बेयर, ये इधर जाएंगे तो क्या बनेगा, BV, इधर बना ना, इधर हो गया ओपन एयर ऑक्सीडेशन, इधर बेयर विल्गर होगा। बेयर विल्गर का नाम थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बेयर विल्गर था या इस टाइप से नाम है, नहीं सर ये एमपीवी था। MV, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ MV आ गया, याद मुझे आ गया। ये है मियरविन पॉन्ड्रोफ वर्ले रिडक्शन, मियरविन पॉन्ड्रोफ वर्ले, इस तरफ ले जाओगे तो ये रिडक्शन हो जाएगा, उसका नाम होगा MPV। MPV क्या है, मियरविन पॉन्ड्रोफ वर्ले
रिडक्शन। रिएक्शन सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन से डिसाइड होगा। अगर आप ये रिएक्टेंट लेके ये बना रहे हो तो ओपन एयर ऑक्सीडेशन हो गया, इन दोनों को रिएक्शन करके पीछे ला रहे हो तो एमपीवी, मियर पॉइंड्रॉफ वर्ले रिडक्शन हो जाएगा ये। और जो मैं दूसरा नाम ले रहा था बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, वो तो आपका कीटोन से एस्टर बनाने वाला था, क्योंकि वो तो ऑक्सीडेशन था ना, बीवीओ था वो ऑक्सीडेशन था। तो रिडक्शन जो होगा एमपीवी। तो ये भी रिएक्शन दे सकते हो आप। और सिलेक्टिव रिएजेंट में, सिलेक्टिव रिएक्शन में एक आप, रेयर है, बहुत कम पूछा जाता है, कि अगर आपको ये रिएक्शन करना है, ये रिएक्शन स्पेशली आपको किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 डाइमिथाइल सल्फोक्साइड SOCH3 CH3 NaHCO3 की प्रेजेंस में दे दिया जाए, तो ये जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन इसको जो है ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये वाला हटा देना है आपने और ये वाला ऑक्सीजन लगा देना है। तो ये स्पेशल सिलेक्टिव रिएजेंट हो गया RCHO। जितना कार्बन है उतना ही रहेगा, सिर्फ ये वाला आके इधर चला जाएगा। रिएक्शन ये होगी, पहले OH थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करोगे आप तो SOCl2 से रिएक्शन करोगे, तो SO2 से रिएक्शन करोगे तो RCH2Cl बन जाएगा। फिर ये सल्फर ऑक्साइड दे देगा अपना DMSO, ये अपना ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। तो R जो हमारे पास, और NaCl की प्रेजेंस में ये भी चला जाएगा, तो R पहले जो हमारे पास C जो है RCHO आ जाएगा, RCHO नेगेटिव रहेगा। फिर हम NaHSO3 से उसको भी बाहर निकाल देंगे, H इसको बाहर निकाल देंगे, H2CO3 बाहर हो जाएगा, मतलब H2 और उसकी प्रेजेंस में Cl पहले ही Na है तो NaCl भी बाहर हो जाएगा और ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक स्पेशल रिएक्शन है, अगर रेयरली चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं इसके अंदर नीट में, बट ये भी एक ऑक्सीडेशन होता है। तो आपने क्या देखा, देखो मैंने अभी तक की क्लास में आपको क्या करवाया, मैंने कुछ स्पेशल रिएक्शन करवाई है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग रहती है बच्चों के लिए कि ऑक्सीडेशन अल्कोहल का कैसे करें, एल्डिहाइड कीटोन का कैसे करें। तो पहले मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन का अलग से बता दिया, अब इसको पैराग्राफ को आप अलग से याद रखो कि अल्कोहल का अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू कर सकते हैं, फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू तैयार कर सकते हैं, और 3-4 जो है वो स्पेशल सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन के बाद जो इसकी जर्नल रिएक्शन है बेटा अल्कोहल की, जर्नल रिएक्शन में फिर आती है, हम ये कह सकते हैं कि अदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में हम इसकी RCH2OH ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं, कार्बोकेटाइन से जो होती है, मतलब जिसमें OH लिविंग ग्रुप होता है। ये रिएक्शन आप देख सकते हो, रिएक्शन विद कोई भी HX मतलब एसिड के साथ, हाइड्रोजन एसिड के साथ, जैसे HCl, HBr, HI, इनके साथ रिएक्शन दे सकते हो। या फिर HX के साथ रिएक्शन दे दिया आपने, HX के साथ रिएक्शन देने के साथ OH निकालने के लिए आप रिएक्शन दे सकते हो PCl3 या PBr3 के साथ, और SOCl2 के साथ। तो इन तीनों के साथ रिएक्शन दे सकते हो, बाकी और भी दे सकते हो, PCl3, PCl5, इनके साथ भी रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसमें OH जाएगा और यहां से हम रिएक्शन बनाएंगे। तो ये तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, देखो बस सीधा सीधा याद करना है आपको, और टेस्ट भी है एक इंपॉर्टेंट भी है, ल्यूकास रिएजेंट वाली। इसमें देखो, जब भी मैं मान लो सपोज मैं पहला केस ले रहा हूं, एग्जांपल फर्स्ट ले रहा हूं, रिएक्शन विद HX। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो आपके पास अल्कोहल कौन सा है, RCH2OH। तो अल्कोहल आपके पास, बिकॉज यहां से ब्रेक करना है आपने, यहां से ब्रेक करना है तो कार्बोकेटाइन बनाना है। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पर डिपेंड करती है। तो अगर अल्कोहल अगर हम देखें तो अल्कोहल के रिस्पेक्ट में देखें तो रेट जो होगा वो आपका रिएक्शन का क्या आएगा, जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा वो जल्दी रिएक्शन कर लेगा। तो इसका मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा इजी देंगे और 2 डिग्री से 3 डिग्री इधर जाओगे तो रेट इंक्रीज होगा। और अगर HX ले लें रिएजेंट, ये तो हो गया आपका सबस्ट्रेट, in regard of substrate. If we take the reagent,
रिएजेंट बेटा ले रहे हो आप HX, तो HX में क्या ले सकते हो, HCl, HBr और HI। तो फर्क क्या है, ये बॉन्ड वीक होता जा रहा है, तो ये बॉन्ड जल्दी वीक ब्रेक हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन यानी कि HCl की रिएक्टिविटी कम आएगी, HBr की उससे ज्यादा, HI बहुत जल्दी रिएक्शन दे देगा, तो इधर से इधर जाओगे तो ये आपका रेट इंक्रीज होगा। तो हम HCl को स्पेशली रिएक्शन करेंगे, तो इसका मतलब HCl जो है बहुत कम रिएक्शन देता है, और इधर से अगर 1 डिग्री हो गया तो वो भी कम रिएक्शन देगा, तो इसलिए HCl 1 डिग्री के साथ इजिली रिएक्ट नहीं करते। HCl 1 डिग्री के साथ रिएक्शन कराने के लिए हमें रिएजेंट लेना पड़ता है। 2 डिग्री के साथ भी रिएजेंट हो तो बेटर है, लेकिन 3 डिग्री के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम जो है रिएजेंट की फॉर्म में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, so we can use ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है, बाकी तो देखो इधर से रेट इंक्रीज हो रहा है, इधर से इंक्रीज हो रहा है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे कर जाएंगे। ये भी लेस रिएक्टिव, इधर से ये लेस रिएक्टिव हो गया, इधर से ये लेस रिएक्टिव हो गया। अब दोनों ही लेस रिएक्टिव है तो आपस में रिएक्शन कैसे होगा, इसलिए हमें कुछ ना कुछ कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए ल्यूकास रिएजेंट बनाते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट जो होता है वो कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 होता है। कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। एक्चुअल में ल्यूकास रिएजेंट में एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं, तो ये ल्यूकास रिएजेंट है, और ये यूज्ड होता है, यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। अब होगा क्या, एक्चुअल में कोई भी टाइप का एल्कोहल होगा, कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, तो इसकी रिएक्शन देखो आप। अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है RCH2OH, इसके साथ ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन कर दें, मतलब कंसंट्रेट HCl के साथ ZnCl2 में रिएक्शन कर दें, तो ZnCl2 में जब आप रिएक्शन करोगे 1 डिग्री के साथ, तो आपका OH हटाना है आपको, तो ओवरऑल Cl लग जाएगा, तो RCH2Cl। ये जो क्लोराइड बनते हैं इसकी वाइट टर्बिडिटी आती है, मतलब टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल है, ल्यूकास डालोगे तो यहाँ व्हाइट 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 आपको दिखाई, दही जैसा दिखाई देने लग जाएगा, इसको बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी। लेकिन ये व्हाइट टर्बिडिटी ल्यूकास रिएजेंट की प्रेजेंस में टाइम टेकिंग रिएक्शन होगा, HCl के साथ टाइम टेकिंग रिएक्शन होगा। उसका रीजन क्या होगा कि यहां पर इस रिएक्शन में ये जो है RCH2 लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड, ये लेस हिंडर्ड है। OH जो है पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है तो जल्दी से निकलेगा नहीं, इसलिए HCl जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए RCH2 जो होता है 1 डिग्री एल्कोहल टेक्स अप्रोक्स हाफ एन आवर टू रिएक्ट। और अगर होगा भी रिएक्ट, मतलब टाइम लेता है रिएक्शन होने में, जल्दी टर्बिडिटी नहीं आती है वाइट, और होगा भी तो मैकेनिज्म क्या होगा इसका, मैकेनिज्म में पहले पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें, और ये लेस हिंडर्ड है तो इसमें हमारा SN2 मैकेनिज्म जाता है, मतलब कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा, ये RCH2 ओके नहीं बनाएगा। तो इसमें होगा क्या रिएक्शन में, RCH2 ये OH था, पहले ZnCl2 आएगा, और ZnCl2 इसको क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन यूज करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में, और वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यूज करके ये बेटा आपका बना लेगा H, इसको दे देगा, HCl बाहर निकाल देगा, तो RCH2O ZnCl बना लेगा, OZnCl। अब जो जिंक O के साथ अटैच हो जाएगा, नाउ इट इज वर्किंग एज गुड लिविंग ग्रुप। अब ये आपका गुड लिविंग ग्रुप की तरह यूज होगा। अब गुड लिविंग ग्रुप की तरह यूज होगा तो अब जो है HCl, इवन वीक इलेक्ट्रोलाइट है HCl, ये वीक जो है न्यूक्लियोफाइल है, बट अब Cl नेगेटिव आकर के और CH2 पर आएगा, इसको लगा के इसको हटा देगा SN2 मैकेनिज्म से, तो ये RCH2Cl बन जाएगा,
प्लस ये ZnCl और OH बन जाएगा। तो SN2 मैकेनिज्म है, OH पुअर लिविंग ग्रुप है और इधर से स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, नॉट गिव स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो फिर रिएक्शन इजीली होगा कैसे? तो इसलिए इजीली नहीं होगा। इसको कराने के लिए हमने ZnCl2 का हेल्प लिया और रिएक्शन को करवाया। इसलिए ये जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल टेक टाइम टू रिएक्ट। बट इसके कंपैरिजन में अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल देखें, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, RCHR, तो कुछ हिंड्रेंस ज्यादा आ जाएगी, OH, तो HCl से रिएक्शन करवाएंगे। तो कंपैरेटिवली क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा जल्दी रिएक्शन दे देगा। लेकिन अगर हिंड्रेंस अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म अभी प्रेफर जो होगा SN2 होगा, क्योंकि जब तक स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन जाते तब तक SN2 होगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तब SN1 आएगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? तो स्टेबल कार्बोकेटाइन तो हमने देखा था 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल, बेंजाइल 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप और बेंजाइल एलाइल, तब से स्टार्ट होगा। तो यहां भी ये SN2 मैकेनिज्म ही देगा, लेकिन रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगा उससे, और ये वाइट टर्बिडिटी आएगी इसकी, वाइट टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट, 5 to 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लिखा होता है कई जगह 5, तो वाइट टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट। तो उसने तो देखो हाफ एन आवर लिया, ये 5 मिनट में हो गया, तो ये रिएक्शन थोड़ा उससे फास्ट हो गया। बट इफ वी टेक 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल तो RCR होगा, OH, इसकी HCl ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो इवन ZnCl2 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो क्या होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बना देगा फटाफट। मतलब मैकेनिज्म क्या आ जाएगा, SN1 और Cl उसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी देगा, वाइट टर्बिडिटी इमीडिएट या इमीडिएटली। तो क्या फर्क हुआ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट से, ल्यूकास रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास 3 बोतल हैं, 1 2 3, और हमने ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया तीनों में कुछ ड्रॉप, और हमें पता है तीनों अल्कोहल है, तो कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री है? सपोज 2 डिग्री, ये बोतल नंबर 1, ये बोतल नंबर 2 और ये बोतल नंबर 3 है। और मैंने देखा कि 2 ने इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी दे दी, इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी। जिसने इमीडिएट वाइट टर्बिडिटी दे दी है आपकी, इसका मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसने विद इन 5 मिनट दे दी, विद इन 5 मिनट, थोड़ी देर में आने लगी, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री है। और इसने टाइम लिया, टेक्स टाइम, टाइम ले रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। सो we can distinguish the 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol by Lucas reagent। और मैकेनिज्म पे भी ध्यान देना बेटा, 1 डिग्री और 2 डिग्री या मिथाइल अल्कोहल हैं, ये जो रिएक्ट करते हैं आपके, ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करते हैं, और 3 डिग्री जो होता है SN1 मतलब कार्बोकेटाइन बना के देता है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर और है, फर्दर इंटरेस्टिंग पॉइंट है हमारे पास। फर्दर क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि आपको अगर ये रेट पूछा जाए तो देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो ठीक है, ओके, इट्स ओके, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अगर साथ में मैं मिथाइल अल्कोहल दे दूं, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, साथ में मिथाइल अल्कोहल दे दूं, 3 डिग्री होगा फास्ट, 2 डिग्री होगा। बट यहां तक आते तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा वो आएगा तो 3 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा होगा, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर 1 डिग्री और मेथेनॉल है, ये तो लेस हिंडर्ड है दोनों, ये तो SN1 मैकेनिज्म देंगे ही नहीं, ये तो SN2 मैकेनिज्म देंगे। तो SN2 मैकेनिज्म देंगे तो 1 डिग्री से ज्यादा मेथेनॉल होगा, ये ध्यान रखना बेटा। रिएक्टिविटी जो होगी 1 डिग्री से ज्यादा मेथेनॉल की होगी, बिकॉज उसमें हिंड्रेंस कम आएगी, वो SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन देगा। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री ज्यादा जा रहा है, ओके, इट्स ओके, OH निकालना है, लेकिन मेथेनॉल 1 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा आपका।
तो मेथेनॉल की कई कई जगह जो है वो अलग पॉइंट आते हैं, तो वो इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। एक क्या बताया था, मेथेनॉल इज स्लाइटली, लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने, स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। वैसे तो वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन मेथेनॉल जो होता है, इफ वी टॉक अबाउट द methanol, if we talk about the methanol, then methanol is slightly more acidic than water। बाकी अगर जनरल आ जाए तो वही ऑर्डर है बेटा जो पहले किया आपने, वाटर मेथेनॉल से ज्यादा होगा। जैसे मीथेन होगी RH, एल्केन, एल्केन से आप ज्यादा एसिडिक कर दोगे अमोनिया को, अमोनिया से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है आपका, अमोनिया से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन से ज्यादा एल्कीन एल्काइन है आपकी, वन एल्काइन जो करते हो। फिर आपका वाटर आ जाएगा, ये अल्कोहल और वाटर। तो वो ऑर्डर आपका इधर से एसिडिक कैरेक्टर यही रहेगा। तो मेथेनॉल का ध्यान रखना है, मेथेनॉल जो है स्लाइटली मोर एसिडिक है, और यहां भी मेथेनॉल रिएक्टिविटी में मेथेनॉल जो है वो, इसको सुपर 1 डिग्री बोला जाता है, वैसे सुपर 1 डिग्री आ जाएगा। तो ये चीज आपकी जो है इन दिनों को डिस्टिंग्विश करने में आ जाएगी। बाकी किसी भी इससे रिएक्शन करना है तो OH हटाते जाओ और वो रिएक्शन देते जाओ। जैसे एज रिएक्शन विद PbR3, तो ये आपको PbR3 जो रिएक्शन देगा ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के थ्रू, तो विद 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ देता है 1 डिग्री 2 डिग्री बाय लेस हिंड्रेंस वाला SN2 मैकेनिज्म। 1 डिग्री 2 डिग्री देगा, वही वैसे ही Br जो होगा वो गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा पहले, Br के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री वाले ही देते हैं अल्कोहल बेस्ट। तो ये आप जैसे 1 डिग्री है RCH2OH, रिएक्शन दे दिया मैंने PbR3, प्रोडक्ट बनेगा आपका RCH2Br, ब्रोमाइड बनाने का बेस्ट मेथड है ये। तो ब्रोमाइड बनाने का बेस्ट मेथड है, तो ब्रोमाइड बनाने का बेस्ट मेथड है, तो रिएक्शन कैसे होगा देखो। तो इसमें रिएक्शन ऐसे होता है बेटा, क्योंकि मैंने क्यों बोला ऐसा कि 1 डिग्री 2 डिग्री लेना है अल्कोहल इसके साथ, बिकॉज यहां पर PbR3 की वर्किंग देखना है आपने, वो सारी चीजें तो मैकेनिज्म से क्लियर होती है ना। तो PbR3 जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Br2Br, तो पहले जो भी अल्कोहल होगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कई बार जितना इजी सोचते हैं ना रिएक्शन, उतना इजी होता नहीं है। सपोज वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, यार बड़ा इजी है, OH हटाओ Br लगा दो, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता है। ये PbR3 के साथ रिएक्शन लेना है, तो ये OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है। तो RCH2H ये एक्ट किसकी तरह करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, और न्यूक्लियोफाइल का वर्क करके ये इस पर जाएगा और एक Br को निकालेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव निकल जाएगा। अब क्या होगा कि जो R है CH2 है और O के साथ OH हो गया, OH के साथ क्या कन्वर्ट हो गया, PbR2। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया। जब भी ऑक्सीजन के साथ जिंक या ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस या ऑक्सीजन के साथ सल्फर जब ये आ जाते हैं तो ये अब गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। अब ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो अब क्या होगा, जो Br हमारे पास है ये Br आएगा और ये आकर के फिर CH2SN2 मैकेनिज्म हो रहा है, देखो आएगा और ये सारा बाहर निकाल देगा जैसे पहले किया था आपने। तो ये तो तभी हो सकता है ना जब यहां पर लेस हिंड्रेंस हो, ये मैकेनिज्म तो तभी पॉसिबल है। लेस हिंड्रेंस है तो लेस हिंड्रेंस किस में होती है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में होती है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री जब भी होगा SN2 मैकेनिज्म होगा। और नेक्स्ट थिंग, और अब PbR3 के पास क्या है, 3 Br है, तो बारी बारी से फिर ये फर्दर जाएगा। जो साइड में बना है आपका साइड प्रोडक्ट देखो, PbR2OH, तो फर्दर फिर ये Br देगा। तो एक PbR3 आपका 3 अल्कोहल को जो है कन्वर्ट कर सकता है। तो आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो,
मेमोरी में अपना डायरेक्ट रख सकते हो। सो 1 मोल PbR3 react with 3 मोल CH2OH, अल्कोहल के या जो भी लिखा है आपने RCH2OH। कैसे रिएक्शन आप ऐसे भी दे सकते हो R। अब ये देखो, ये बोर्ड लेवल में तो ऐसे पढ़ लेते हैं ना, ऊपर डिटेल पढ़ लिया आपने, RCH2OH RCH2OH, इधर से क्या दे दिया PbR3। वहां तो हम बस ऐसा दिखा देते हैं, वो तो आपको बस मेमोराइज कराने के लिए होता है कि भाई सारी मैकेनिज्म में हुआ तो ये ना, इसका Br इसके इस कार्बन के पास जाना है, इसका OH इसके पास आने हैं, तो इसके OH इसके पास आने हैं, इसके OH इसके पास, तो Br उसके पास चले जाने हैं। तो 3RCH2Br, इजी तरीके से याद रखने का, दैट इज द वे टू लर्न, दैट इज द वे टू लर्न इन इजी वे। और एक्चुअल में क्या होना चाहिए ये पता होना चाहिए। कंपटीशन के लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पर डिपेंडिंग है, सीधा आ गया ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर ये काम आएगा। तो उसमें देखो क्या बन गया, POH थ्राइस। एक्चुअल में POH साइड प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेता है। POH थ्राइस क्या होता है एक्चुअल में, वो तो होता है H3PO3। H3PO3 का क्या नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, देखो फिर मैं फिजिकल फोस्फोनिक केमिस्ट्री की तरह, इसको क्या बोलते हैं H3PO3 को, फॉस्फोरस फोस्फोनिक एसिड। एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। एन फैक्टर कितना होता है इसका, फॉस्फोरस एसिड। तो देखो जितने अगर फास्फोरस वाला केस हो आए तो जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे एक कम होता है, इसमें एन फैक्टर 2 आएगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 होंगे, बिकॉज इसकी स्ट्रक्चर जो होगी P डबल बॉन्ड हो। यहां देखो बहुत सारी बातें और बता देता हूँ, जो बात कर ही रहे हैं सारा कुछ पढ़ लिया है, लास्ट में हो तो सारी चीजें जानते हो आप। देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें और पढ़ लेते हैं। देखो आप, अब हमारे पास यहां पर साइड प्रोडक्ट पूछ लिया, मैं अब इधर से होकर के अब मैं फिजिकल से होता हुआ इनऑर्गेनिक की तरफ एंटर करूंगा। देखो मैं, तो देखो आपसे ये पूछा गया RCH2Br से रिएक्शन किया तो आपने RCH2Br बनाया, साथ में क्या बना, तो साथ में बना POH थ्राइस। POH थ्राइस क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड में हमने क्या पढ़ा, फॉस फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं जो फॉस्फोरस एसिड। तो फॉस्फोरस एसिड तो H3PO3 है, तो H3PO3 का एक्चुअल में स्ट्रक्चर पता करोगे तभी तो आपको एन फैक्टर पता लगेगा। एन फैक्टर मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मतलब जो O के साथ अटैच H होते हैं। तो आपको देखो H तो 3 दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तीनों रिप्लेसेबल नहीं होंगे। एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3, PO OH। देखो P एक O चला गया तो कितने O रह गए हमारे पास, 2 O रह गए, 2 O रह गए तो 2 OH ही तो आएंगे। अभी एक H और रह गया तो डायरेक्टली P से अटैच हो गया। अब ये क्या हुआ जरा देखो, कितनी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। देखो आप तो कह रहे थे कि सर Br हटते जाएंगे और P के साथ OH आते जाएंगे, तो P के साथ तो 3 OH होने चाहिए थे, लेकिन स्ट्रक्चर में तो P के साथ 3 OH नहीं है, स्ट्रक्चर के साथ तो 2 OH आए हैं, तो एक OH तो नहीं बना, मतलब स्ट्रक्चर ये नहीं बनी, POH POH और POH। हमें सिंपल रिएक्शन से तो लग रहा था यही स्ट्रक्चर बननी चाहिए, ये क्यों नहीं बनी। अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, तो पहले यहां बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढते हैं, अब देखो ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों मिक्स कर रहा हूं अब मैं। फिर ऐसा हुआ क्या हुआ बेटा, इसके अंदर एक्चुअल में क्या हुआ कि H3PO3 बना था, P जो है एक OH, OH और OH, POH बना था, लेकिन P के पास क्या था, एक वेकेंट ऑर्बिटल था, वेकेंट D ऑर्बिटल होता है इसके पास, वेकेंट ऑर्बिटल था, और पीएच के पास वेकेंट ऑर्बिटल था और इसके पास फुल फील्ड ऑर्बिटल था। तो इसने अपना टोटोमराइजेशन कर दिया। देखो टोटोमराइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया, टोटोमेरिज्म हो गया। उससे क्या हुआ कि ये H जो है, ये H तो चला गया P के, H पॉजिटिव यहां आ गया। नहीं, दो चीजें हुई, दो चीजें बता रहा हूं। एक तो P के पास लोन पेयर है अमोनिया की तरह, NH3 की तरह, और
इसके लोन पेयर ने तो H एक्सेप्ट कर लिया, और इसका वैकेंट ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का देखो, ये लोन पेयर पड़ा फुल ऑर्बिटल, इसके वैकेंट ऑर्बिटल और फुल ऑर्बिटल वाला ये बॉन्ड जो हो गया उसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया मेरे पास, HO P के साथ डायरेक्टली अटैच H आ गया, यहां P डबल बॉन्ड O हो गया, और ये OH हो गया, बिकॉज ये आपका 3D ऑर्बिटल और ये आपका 2p ऑर्बिटल। तो वैकेंट अगर दोनों सेम पीरियड के होते हैं तो बेस्ट ओवरलैपिंग होती है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और ऑक्सीजन में तो बेस्ट है, इसलिए बड़ी इजीली डबल बॉन्ड बन जाता है। लेकिन ये जो है ये थर्ड पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, लेकिन इफेक्टिव नहीं, अनइफेक्टिव ओवरलैपिंग हो गई और पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड बन गया। तो ये जो बना है बॉन्ड, इसको आप बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड बना है। तो अब देखो, अब इसके अंदर जब मैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखूंगा, जब एसिडिटी देखूंगा, तो जो पी के साथ डायरेक्टली अटैच एच होता है तो ये तो बाहर नहीं निकलेगा, जो ओ के साथ एच होते हैं वही बाहर निकलते हैं, इसलिए आप कहते हो एन फैक्टर जो होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो इसके अंदर आते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वो 2 होंगे, और इसलिए इसकी एसिड होता है तो उसकी बेसिसिटी बोलते हो, बेसिसिटी आप इसकी 2 बोलोगे। तो एन फैक्टर 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो फार्मूला वेट जो भी इसका होगा डिवाइडेड बाई 2 यूज करोगे आप। ये सारी फिजिकल केमिस्ट्री आ गई। तो इसमें आप देखो, आपने जो बनाया प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आगे टूटोमराइज हो गया है, और टूटोमराइज हो गया है, और टोटोमराइज होकर के ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, इसीलिए इसका एन फैक्टर 2 है। अगर ये स्ट्रक्चर होता, OH 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 ही तीनों होते, तो इसका एन फैक्टर 3 होना चाहिए था, बट एन फैक्टर 3 नहीं होता, 2 होता है। ये प्रूफ है कि इसमें टोटोमराइजेशन हुआ है। फास्फोरस का ही नेक्स्ट मेंबर होता है बेटा आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। उसमें अगर हम देखें, आर्सेनिक के अंदर देखिए, अब मैं आपको यहां से कहीं और लेके जा रहा हूं, कि अगर मैं आपको ये ले लेता आर्सेनिक में, मैं कहता AsCl3 का हाइड्रोलिसिस कराओ, AlCl3 का हाइड्रोलिसिस करते तो AsOH3 बनता, AsOH3 का टोटोमरिज्म नहीं होता है। पहला पॉइंट, ये टोटोमरिज्म क्यों नहीं होता है, नहीं होता है, तो इट मींस क्या हो गया जब ये टोटोमरिज्म नहीं होगा, दिख रहा है बेटा, इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है, हेलो, यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। हम्म। तो इसमें देखो, ये आवाज आ रहा है बेटा, आर्सेनिक क्लोराइड वाला एग्जांपल लिया, सुन रहे हो?
हेलो, यस सुन सर, रहे हो आ रही है मुझे? आवाज। यस सर, हाँ, आ रही है। ठीक है ठीक है। आर्सेनिक क्लोराइड का अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एच थ्राइस बनेगा, बट इसमें टोटोमरेजम नहीं होगा। इसका रीजन क्या हुआ कि टोटोमरेजम इसमें क्यों नहीं हुआ, उसमें क्यों हुआ कि यहां पर मैं SOH लूंगा, OH लूंगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पर भी वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन ये वैकेंट ऑर्बिटल ये आपका होगा 2p वाला। अब आर्सेनिक तो और बड़ा हो गया, 3D नहीं 4D में जाके चला गया। तो 3D और 4D, 2p और 4D का ओवरलैपिंग बेस्ट नहीं होता, नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अगर ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी तो यहाँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं बनेगी, एच का ट्रांसफर इधर नहीं होगा जैसा फास्फोरस में हुआ है। इसलिए जब आर्सेनिक OH थ्राइस बनोगे तो इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा। आर्सेनिक का जो डायरेक्ट है वो टोटोमेरिज्म नहीं होगा, और उसका एन फैक्टर पूछेगा तो फिर आपने तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस करने हैं, एन फैक्टर 3 होगा और इक्विवेलेंट वेट m/3 आ जाएगा। बट आर्सेनिक की जगह फॉस्फोरस कर दिया आपने तो वो उसमें आप नहीं देंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया आपके लिए, मतलब नेक्स्ट चैप्टर का इसमें मैंने आपको मिक्स कर दिया। तो आप सर PbR3 से, हाँ बोलो। सर हमारे पास जैसे H3PO2 है स्ट्रक्चर, हाँ हाँ। तो इस स्ट्रक्चर में रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए कौन सा H रिस्पॉन्सिबल होगा? जो P के साथ अटैच होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं, जो O के साथ अटैच होते हैं वो एसिडिटी बेसिसिटी के लिए होते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी। जितने ओके P के साथ डायरेक्टली H ज्यादा होते जाएंगे, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा हम थोड़ा लाइन से हट जाएंगे इसलिए मैं नहीं जाना चाहता उस पर, कि आप अभी ध्यान रखो जो सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्टली अटैच H होते हैं वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उसके हटने से फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन O के साथ वाला H है, उसके हटने से फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो तो O के साथ वाला H जा रहा है तो वो तो वाटर में डिजोल्व हो रहा है। तो O के साथ वाले H एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करवाते हैं, सेंट्रल एटम के साथ H होते हैं वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर करते हैं। क्लियर? यस सर। तो फिर देखो वापस पॉइंट पे आते हैं। तो इसी टाइप से आप रिएक्शन किससे दे सकते हो, आप रिएक्शन विद PCl3 के साथ दे सकते हो। तो सेम रिएक्शन दे दो, RCH2OH, PCl3 है तो 3 मोलिक्यूल यूज कर सकते हो आप, तो आपका बन जाएगा RCH2Cl प्लस वही आपका H3PO3। PCl5 के साथ दे सकते हो, बट ये नोट करना फिर 1 mole of PCl5 react with 1 mole of alcohol। PCl5 जो होगा उसका 1 मोल ही रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों, देखो PCl3 PbR3 के तो 3 रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका रीजन ये है बेटा कि PCl5 की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी है, PCl5 का स्ट्रक्चर ये होता है। PCl5 का स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, तो ये जो लॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये इजीली ब्रेक होते हैं। तो ये जो आपके एक्सियल बॉन्ड हैं ये आपके इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो इसलिए रिएक्शन क्या बनेगा, आप ऐसे दो PCl5 के साथ एल्कोहल RCH2OH प्लस Cl PCl3 और Cl, इससे क्या होगा कि ये आपका HCl निकल जाएगा और O POCl3 के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा RCH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3। तो ये एक्सियल वाले जो होते हैं यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1 एल्कोहल मोलिक्यूल 1 PCl5 से रिएक्ट करता है, बट जो PCl3 था वो 1 PCl3 3 एल्कोहल से रिएक्ट करेगा। क्लियर? तो देखो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, जितना इजी समझते हैं एग्जामिनर उससे बहुत ज्यादा क्लेवर होता है, वो क्वेश्चन कहां से बना के कहां बना डालता है। तो हम सिर्फ सीधा सीधा याद करते रहते हैं, तो अंदर डीप एनालिसिस जरूर करें आप। और लास्ट में मैं बता रहा हूं इसका रिएक्शन आज आपको, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड बेस्ट मेथड क्लोराइड बनाने का है ये सारी वैसे एल्किल हाइड में भी रिएक्शन होती हैं SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ थायोनिल क्लोराइड। तो रिएक्शन तो सिंपल है अल्कोहल की, आर इसमें भी ये भी रिएक्शन करेगा तो रिएक्ट विद PbR3 की तरह 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल से करेगा, मतलब लेस 100 से।
लेस हिंड्रेड अल्कोहल से करेगा तो मैकेनिज्म SN2 टाइप का देगा। बट इसमें एक पॉइंट है, वो अभी मैं बताता हूं आपको, कि RCH2OH इसकी रिएक्शन कराते हैं। सिंपली रिएक्शन पढ़ना चाहोगे तो SOCl Cl, HCl इधर से बाहर हो जाएगा और SO2 यहां से बाहर हो जाएगी और RCl बन जाएगा। तो RCl HCl SO2, SO2 गैस बन के बाहर उड़ जाएगी और HCl बेस से प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, प्रेसिपिटेटेड बाय बेस। तो इसकी गुड यील्ड मिल जाएगी हमें। तो जो एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ते हो आप, गुड यील्ड बनाने के लिए हम एल्काइल क्लोराइड का गुड यील्ड बनाने के लिए ये रिएक्शन यूज करते हैं। थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको शायद डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं, नेम रिएक्शन भी है डार्जन रिएक्शन। अब पॉइंट इसमें क्या आता है बेटा, इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं कि एक, आप बेस की एब्सेंस में करोगे या बेस की प्रेजेंस में करोगे तो क्या रिएक्शन आएगा। अगर मैं किसी भी अल्कोहल का, कायरल अल्कोहल, नोट कायरल अल्कोहल, अगर मैं कायरल अल्कोहल लेता हूं तो इसका दो तरीके से रिएक्शन है। अगर मैं थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहा हूं एब्सेंस ऑफ पायरिडीन में, पायरिडीन की एब्सेंस ले रहा हूं। एक में ले रहा हूं SOCl2 से रिएक्शन करवा रहा हूं लेकिन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। अगर प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन ले रहा हूं और एब्सेंस ऑफ पायरिडीन, तो इस चीज का फर्क पड़ता है। अगर मैं बेटा इसमें प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन लेता हूं तो इसमें देखो एक एग्जांपल लेके सोल्व कर लेते हैं। सपोज मेरे पास ये अल्कोहल है CHOH H ड्यूटेरियम CH3। अगर मैं इसकी रिएक्शन थायनिल क्लोराइड से करवाता हूं SOCl2 से, Cl फर्स्ट स्टेप तो यही है HCl, चाहे मैं कैसा भी ले लूं, फर्स्ट स्टेप मेरे पास यही रहेगा HDCH3 और OSOCl। अब इसमें एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है बेटा, कि इसमें पॉइंट ये है कि SOCl2 में दो सिचुएशन है। अब मैं, अगर मैंने पायरी इसके साथ क्या बनाया, प्लस जो बनाया आपका HCl बनाया, अब यहां से दो रूट जा रहे हैं। अगर मैं पायरिडीन ले लूं, ये पायरिडीन ले लिया मैंने, पायरिडीन, और पायरिडीन जो है वो बेस की तरह काम करता है, तो पायरिडीन बेस है, पायरिडीन होगा तो HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब HCl एंड टू गिव फ्री Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये फ्री न्यूक्लियोफाइल दे देगा। मतलब ये पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन H को अपने इसके साथ अटैच कर लेगा और Cl नेगेटिव को फ्री कर देगा। Cl नेगेटिव को फ्री कर देगा तो Cl नेगेटिव क्या करेगा कि इस इधर तो ये सारा ग्रुप है, तो इसके बैक में आके अटैक करेगा, इसके बैक में फ्री हो गया Cl, तो यहां पर हिंड्रेंस कम दिखेगी, इधर एक्ट करेगा और इस वाले ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो मेरे पास अगर पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ तो Cl जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन से चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी पिरिडीन बेस की प्रेजेंस में करते हो तो SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इवन जिन बच्चों ने एल्काइल हैलाइड में से पढ़ा होगा तो उनको ये सारा बताया होगा, पहले ही बता देता हूं मैं। अब अगर दूसरी बात है, एब्सेंस आ गया आपके पास पायरिडीन का, एब्सेंस ऑफ पायरिडीन। अब पायरिडीन का एब्सेंस हुआ तो Cl HCl नॉट गिव फ्री Cl नेगेटिव। अब एब्सेंस हुआ तो HCl तो H के साथ ही अटैच होगा, फ्री नहीं होगा, तो यहां नहीं आ पाएगा। तो उस टाइम पे क्या करेगा, फिर यहां ऐसा होगा, ऐसे केसेस में ये यहां से नहीं आ पाया, DCH3 OSOCl, HCl से नहीं आ पाया यहां से, तो ये Cl नहीं आ पाया, तो यही वाला Cl खुद न्यूक्लियोफाइल का
काम करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, मतलब इसी साइड में Cl अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा HCD और CH3Cl। तो जैसा रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन था अल्कोहल का, वैसा ही प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, SO2 आ गया। तो इसका मतलब इन एब्सेंस ऑफ पायरिडीन मैकेनिज्म चेंज हो गया। इसमें इसी मॉलिक्यूल का Cl जो ये रखा हुआ है यही काम कर रहा है, इसलिए इसको SNI बोलते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये SNI जो होता है ये होता है आपका विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन मतलब बना रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा डायरेक्ट याद रखना है, अगर आपकी अल्कोहल कायरल है, मॉलिक्यूल कायरल है, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं और थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हो, अगर आपकी एब्सेंस है पायरिडीन की, तो जहां OH हटाया है उसी जगह Cl लगा देना, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देना, रिटेंशन होगा कॉन्फ़िगरेशन का। लेकिन अगर पायरिडीन की प्रेजेंस ले रखी है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर देना, जिस साइड में OH है उसके अपोजिट साइड में Cl लगा देना, इन सबको दूसरी साइड ले जाना। इसका मैकेनिज्म SN2 होगा, जब भी SN2 होता है तो इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन अगर SNI है मैकेनिज्म चेंज हो गया तो रिटेंशन होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। क्लियर बेटा? आज की रिएक्शन हमने की है अल्कोहल की रिएक्शन, कल मैं आपको फिनोल की रिएक्शन करा दूंगा। लेट्स सी वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। तब तक तो है, टिल देन नेक्स्ट क्लास, सी यू। ओके डियर। और इसके बाद जो है खत्म होगा तो मैं इसकी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लूंगा जो आपको DPP दे रहा हूं मैं। क्लियर बेटा? सुन